फाइनली आज़ादी मिल गई। मैं अपनी बीवी के घर जमाई बना हुआ था, जो पूरे क्योटो की सबसे बड्डे खानदान की लाडली बेटी है। देखने में तो वो एकदम अप्सरा जैसी शांत और मासूम लगती है, लेकिन अंदर से भाई एकदम साइको और सनकी है। खैर, शादी के 3 साल बाद आखिरकार वो तलाक के लिए मान ही गई। भाई मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया हुआ जान छूटी। अगर मैं अभी यहाँ से नहीं निकलता तो ठीक 1 महीने बाद उसका वो गोरा साहब यानी विदेश से लौटकर आने वाला उसका वो पुराना आशिक मुझसे बुरी तरह जलने लगता। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि 3 साल तक उसकी जगह पर मैं था और फिर वो मेरे एक्सीडेंट की ऐसी साजिश रचता कि मैं सीधा कोमा में चला जाता। अब देखो, हाथ में पूरे 100 करोड़ डच रुपए, 1 अरब का मुआवजा है। सीधा लास वेगास या किसी बट्टे कसीनो जाऊंगा और फीफा वर्ल्ड कप की विनर टीम पर पूरे के पूरे पैसे लगा दूंगा। दांव सही लगा तो फिर ऐश ही ऐश, और अगर डूब गए तो भाई फिर से कहीं मजदूरी शुरू। बाकी मेरी वो अप्सरा जैसी दिखने वाली बीवी के हाथ में जो बिस्किट था वो कट से 2 टुकड़ों में टूट गया और उसकी मलाई क्रीम सीधे उछलकर उसके चेहरे पर जा गिरी। लेकिन भाई वो गुस्सा होने के बजाय उसने अपनी जीभ से होंठों पर लगी उस मलाई को चाटा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और दीवानगी थी। वो बोली, हस्बैंड मुझसे गलती हो गई, मुझे तलाक की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। उसका गर्म बदन मेरी पीठ से एकदम चिपका हुआ था और उसकी आवाज एकदम मासूम और लड़कियों जैसी सुरीली हो गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करती? आज रात तुम जो भी नया तरीका आजमाना चाहो मैं सब करने को तैयार हूं, ठीक है ना? तभी अचानक उसके चेहरे से वो सारा जादू और मासूमियत गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद खौफनाक और जानलेवा रूप आ गया। वो चिल्लाई, कोई है? अभी के अभी एयरपोर्ट जाओ और उस लिन नाम के कमीने को किडनैप करके मेरे सामने लाओ। मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े-टुकड़े करके उसे उस नए वाले जार में बंद करूंगी जो मैंने कांच के बड़े मर्तबान में या किसी पुराने एंटीक फूलदान में रखूंगी। ये सुनते ही मेरे शरीर का खून जैसे एकदम जम गया। पीठ तो मेरी कुशिनहान के उसी नर्म और गर्म बदन से चिपकी हुई थी, लेकिन अब वो मुझे किसी हजार साल पुरानी बर्फ की चट्टान जैसी ठंडी लग रही थी। मैं अपनी जगह पर एकदम सुन्न खट्टेरा रह गया, हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। पागल है भाई, ये औरत पूरी तरह साइको हो चुकी है। अरे ओ मैडम, मर्डर करना गैर कानूनी है और ये इंसान को मर्तबान में बंद करना, तुम्हें क्या लगता है कोई ऐतिहासिक नाटक या पुरानी फिल्मों की शूटिंग चल रही है क्या? मेरा दिल अंदर ही अंदर पागलों की तरह चीख रहा था, लेकिन चेहरे पर मुझे जबरदस्ती एकदम शांत और नॉर्मल बने रहना था। यहाँ तक कि मुझे जबरन एक प्यार भरी मुस्कान भी लानी पड़ रही। आखिर पिछले 3 साल मैंने इसी तरह तो काटे हैं। तभी कुशनहान ने मेरे कान के पास आकर धीरे से हंस दिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर कान के ऊपरी हिस्से पर पड़ रही थीं, जिससे मेरे पूरे सिर में एक सनसनी सी दौड़ ठाक गई और रोंगटे खट्टे हो गए। वो फुसफुसाई, हस्बैंड डरो मत, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। भला मैं अपने ही हाथों से हमारे घर को क्यों गंदा करूंगी? अभी उसकी बात पूरी ही हुई थी कि दरवाजे के बाहर से फौरन बॉडीगार्ड की बेहद अदब से भरी आवाज आई। जी बड़ी मालकिन। उसने दरवाजे के बाहर मौजूद उस हवा की तरफ देखते हुए बिना किसी इमोशन के एकदम ठंडी आवाज में हुक्म दिया, उसे शहर के बाहर उस बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री में ले जाओ। उसे एक ऐसा वेलकम गिफ्ट दो जो वो जिंदगी भर न भूल पाए, ताकि उसे अच्छे से समझ आ जाए कि वो कौन है जिसे छूने की औकात उसकी कभी नहीं थी। वेलकम गिफ्ट? इंसान को जिंदा मर्तबान में डालने वाला वेलकम गिफ्ट? भाई ये तो और भी ज्यादा खौफनाक है। ये तो उसे सीधा जान से मारने से भी कहीं ज्यादा डरावना है। डर के मारे मेरे दांत आपस में किटकिटाने लगे थे। तभी गुशनहान मेरी तरफ घूमी और उसने अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम लिया। उसकी उन खूबसूरत आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा पागलपन और दीवानगी थी। वो कहने लगी, तुम मुझे इस तरह से आगाह कर रहे थे ना कि हमारे बीच कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है। तुम आज भी मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी कितनी परवाह करते हो। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी संस्कारी सी मुस्कान आ गई। अरे भाई, मैं तुम्हारी परवाह नहीं, मैं तो अपनी जान की भीख मांग रहा हूँ। तभी उसने वो डाइवोर्स पेपर उठाया जिस पर मैंने अभी-अभी बड़े अरमानों से साइन किए थे और मेरी आंखों के ठीक सामने उसके एक-एक टुकड़े करके चीथड़े उठा दिए। कागज के फटने की वो आवाज सीधे मेरे दिमाग में चुभी और मेरा सिर चकराने लगा। भाई ये कोई लव टेस्ट नहीं था, ये मेरी आजादी की आखिरी चीख थी जो उसने पल भर में कुचल दी। वो और करीब आई और उसने मेरे होंठों पर एक छोटा-सा किस किया। तुमने मुझे वक्त रहते सचेत किया, ये उसी का छोटा-सा इनाम है। आज रात मैं वही पहनूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वो रेशमी नाइटी पहनूंगी, ठीक है? वो नाइटी जो मुझे पसंद है, भाई मेरी पसंद। वो तो तुमने पिछले महीने मेरे सामने दर्जनों नाइटीज की दुकान बिछा दी थी और मुझे जबरन एक चुनने पर मजबूर किया था, वरना तुम मुझे सोने ही नहीं देती। यहाँ तो बात पसंद की है ही नहीं, मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए हाँ हाँ कर रहा था। उस रात मैं एक कठपुतली की तरह था जिसे वो अपनी मर्जी से नचा रही थी। आधी रात को अचानक फोन की वाइब्रेशन से मेरी नींद खुली। किसी अनजान नंबर से एक वीडियो आया था। मैंने उसे खोला तो उस कम रोशनी वाले कमरे में जो कल तक अपनी शान शौकत और अंदाज के लिए मशहूर था, वही लिन, वो सफेद चांद यानी उसका पुराना आशिक, आज छत से जंजीरों से लटका हुआ था। वो खून से लथपथ था, उसकी हालत ऐसी कि देख कर ही रूह कांप जाए। वो कैमरे की तरफ देखकर पागलों की तरह चीख चीख कर रो रहा था, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसका वो रूप देखकर खौफ के मारे मेरे हाथ कांप गए और फोन तड़ाक से हाथ से छूटकर सीधे फर्श पर जा गिरा। मेरी इस हड़बड़ाहट से मेरे बगल में सोई हुई कुशनहान अचानक जाग गई। वो उठकर बैठी, उसने जमीन पर गिरा हुआ फोन उठाया और उस खौफनाक वीडियो को देखा। भाई, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, एक शिकन तक नहीं। उसने बड़ी ही बेरुखी से सीधे मेरी आंखों में देखते हुए उस वीडियो को और उस अनजान नंबर को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। ये सब करने के बाद वो सीधे मेरी तरफ बढ़ी और मेरे ऊपर आकर बैठ गई। घने अंधेरे में भी उसकी वो दोनों आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वो बेहद सुकून और दीवानगी से मेरी तरफ देखते हुए धीरे से फुसफुसाई, लो, अब हमारे बीच का वो कांटा हमेशा के लिए साफ हो गया। हंस बैंड, अब तो कोई डर नहीं है ना? चलो, अब कुछ ऐसा करते हैं जो हम दोनों को बहुत पसंद है। अब मेरे लिए तो मानो पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई थी। भागना है, किसी भी हाल में यहां से निकलना है।
ये ख्याल मेरे दिमाग में किसी जंगली घास की तरह इतनी तेजी से फैल रहा था कि उसने मेरी सोचने समझने की पूरी ताकत छीन ली थी। मैंने 3 दिन तक पूरी प्लानिंग की थी। मैंने रट लिया था कि बॉडीगार्ड्स के शिफ्ट बदलने का टाइम क्या है। मैंने सीसीटीवी के सारे डेड जोन जहां कैमरे नहीं पहुंचते ढूंढ लिए थे और चुपके से अपने जूतों के सोल में 10 लाख रुपए नकद छिपाकर रखे थे। आज रात के 3 बज रहे थे। कुशनहान गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने अपनी सांसें थाम ली और दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरा। मैंने पहले से तैयार रखे हुए कपड़े पहने, कंधे पर बैग टांगा और किसी चोर की तरह बेडरूम से बाहर फिसला। पूरी हवेली विल्ला में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसी खामोशी की बस मेरी छाती के अंदर धड़कता हुआ दिल किसी बड़े नगाड़े की तरह धक धक कर रहा था। मुझे लगा कि बस एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाऊं और जो भी सबसे पहली फ्लाइट मिले उसमें बैठ जाऊं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जा रही हो, बस यहां से दूर भागना था। वो 100 करोड़ डाच रुपये भले ही हाथ से निकल गए, लेकिन भाई जान है तो जहान है। कुशिनहान हमेशा के लिए अलविदा। मैं रेंगते रेंगते हवेली के साइड वाले छोटे दरवाजे तक पहुंच गया। मेरे कांपते हुए हाथ उस ठंडे दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस हैंडल को छुआ, चटक! पूरे लिविंग रूम की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी। भाई डर के मारे मेरे पैर एकदम पानी हो गए। मैं तो वहीं घुटनों के बल गिरने ही वाला था। मैंने झटके से पीछे मुड़ कर देखा। कुशनहान दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके जिस्म पर सिर्फ वही एक हल्की आर पार दिखने वाली काले रंग की जालीदार लेस वाली नाइटी थी। रोशनी में उसकी वो दूध जैसी गोरी और लंबी टांगें साफ झलक रही थी। वो नंगे पैर सीढ़ियों पर खड़ी थी, बिल्कुल किसी नरक से निकलकर आई खूबसूरत डायन की तरह। उसने बड़े ही धीमे और सुरीले सुर में पूछा, हस्बैंड इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज भले ही बहुत कोमल थी, लेकिन वो मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह आकर लगी। भाई इसे कैसे पता चला? क्या इसने मेरे शरीर में कोई जीपीएस ट्रैकर लगा रखा है? खत्म, सब खत्म हो गया। वो एक-एक कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके नंगे पैर उस ठंडे संगमरमर मार्बल के फर्श पर पाडीडीडीएच रहे थे, लेकिन एक छोटी-सी आहट तक नहीं हो रही थी। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी-डिटी हो गई और उसने एक लंबी ठंडी सांस भरी। मुझे पहले से पता था कि तुम अब भी मुझे आज़मा रहे हो, मेरा इम्तिहान ले रहे हो। उसने मेरे कंधे से वो बैग छीना, उसकी ज़िप खोली और उसे उल्टा करके सारा सामान फर्श पर पलट दिया। बैग के अंदर से कपड़े, मेरी पासपोर्ट की डायरी और कुछ सूखे बिस्कुट, कंप्रेस्ड बिस्किट के पैकेट नीचे जा गिरे। ये सब देखकर वो मुस्कुराई। उसकी वो हँसी बेहद अजीब, मासूम और पूरी तरह सनकी थी। वो कहने लगी, "देखो, तुम अपने साथ 1 रुपया तक लेकर नहीं जा रहे थे। इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। तुम तो बस मुझे और डराना चाहते थे ताकि मैं तुम्हें लेकर और बेचैन हो जाऊँ, तुमसे और ज़्यादा प्यार करूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी न रह पाऊँ। अरे ओ मैडम, मैं पैसे लाया था, पूरे 10 लाख रुपए लाया था जो मेरे जूतों के सोल में छिपे थे। वो मेरी आज़ादी के पैसे थे। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी के अभी वहीं पैर से जूता निकालूँ और उसके मुँह के आगे रख दूँ कि ये देखो, लेकिन भाई इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। तभी वो अपने पैरों के पंजों पर थोड़ी ऊपर उठी और उसके ठंडे होंठ मेरे होंठों से आ चिपके। वो चूमते हुए ही दबी सी आवाज़ में फुसफुसाई, तुम्हारे इस पागलपन भरे प्यार के इनाम में आज रात हम कुछ नया आज़माएँगे। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें पानी की भाप से भरा हुआ वो माहौल एहसास पसंद है ना? अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो भाई मेरी कमर और पीठ दर्द से टूटी जा रही थी। सूरज की हल्की सी रोशनी पर्दे के बीच की दरार से कमरे के अंदर आ रही थी। मैंने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाया ताकि पर्दा हटा सकूं, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां कपड़े से छुईं, मेरे होश उड़ डाच गए। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां रातों रात बदल दिए गए थे। उनकी जगह अब बैंक के लॉकर, तिजोरी जैसा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। यहाँ तक कि खिड़कियों के बाहर मेरी उंगली से भी मोटे लोहे के मजबूत सरिये लगा दिए गए थे। उन सब का पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ उस एक औरत को पता था। मैं पूरी तरह से एक सोने के पिंजरे का पंछी बन चुका था, यानी पूरी तरह से कैद। अब मेरी रोनी जिंदगी का बस एक ही रूटीन बचा था। टाइम पर खाना, सो जाना, टीवी की स्क्रीन को घूरना या फिर गुशनहान का। वो जब मन करे तब मुझे खींचकर अपने साथ वो सब करने ले जाना जिसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। किस्से कहानियां अब मैंने पूरी तरह से हथियार डाल दिए थे, यानी हार मान ली थी। भाई भागना तो अब नामुमकिन था, इसलिए अब मैं बस भगवान से यही दुआ कर रहा था कि वो लिन लिन फैन नाम का बेवकूफ जल्दी से आए और अपनी उस पुरानी प्लानिंग के मुताबिक मेरा एक्सीडेंट करवा दे। कम से कम कोमा में जाने के बाद मुझे इस औरत के हाथों इस दिमागी और जिस्मानी टॉर्चर से तो आज़ादी मिलेगी। उस दोपहर मैं सोफे पर एकदम सीधा पसरा हुआ था और टाइम पास करने के लिए दिमाग में पुरानी यादों की फिल्में चला रहा था। मैं उस असली कहानी, नॉवेल के अगले बड़े ट्विस्ट को याद करने की कोशिश कर रहा था जो अब होने वाला था। यहाँ कैद रहकर इंसान वैसे भी बोरियत से मर ही जाता। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ, अगले हफ्ते गू कॉर्पोरेट ग्रुप पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उनका जो विदेशों में कई हज़ार करोड़ डच रुपयों का बिज़नेस डील, मर्जर एंड एक्विजिशन होने वाला था, उसका जो हेड ऑफिसर यानी वाइस प्रेसिडेंट झांग हेंग, असल में दुश्मन कंपनी का भेजा हुआ एक गद्दार जासूस है। वो गू खानदान की आखिरी बोली की कीमत, सीक्रेट प्राइस लीक करने वाला है, जिसकी वजह से गू परिवार को बिना किसी वजह के पूरे 3000 करोड़ डच रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ दिखेगा। ये झांग हैंग कोई बाहरी नहीं, बल्कि गू परिवार का ही एक दूर का रिश्तेदार है। साला इतनी गहराई से छुपा हुआ है और एक्टिंग इतनी गजब करता है कि किसी को शक तक नहीं होता। इस तख्तहे झटके के बाद गुशनहान के दादाजी यानी वो बूढ़े दादाजी, उन्हें ऐसा दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ी कि वो सीधे आईसीयू पहुंच जाएंगे। इसके बाद गुशनहान जांच पड़ डिजिटल तो शुरू करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि पैसा हाथ से निकल चुका होगा। मैं अपनी ही धुन में ये सब सोचकर मजे ले ही रहा था कि अचानक एक छिला हुआ मीठा अंगूर मेरे होंठों के पास आकर रुका। मैंने नजर उठाई तो देखा सामने कुशनहान खड़ी ही थी। आज उसने घर में पहनने वाले बेहद सादे और आरामदायक सफेद रंग के लंबे सूट मैक्सी ड्रेस पहने हुए थे। उसके लंबे बाल खुले कंधे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वो देखने में एकदम सीधी-सादी और मासूम लग रही थी। मैंने अपना मुँह खोला और चुपचाप अंगूर अंदर गटक लिया। मैंने मन ही मन सोचा, अरे यार! अफ़सोस है उन 3000 करोड़ रुपयों का। उतने पैसों में तो मैं कम से कम 100 बार यहाँ से भाग जाता।
तभी मैंने ध्यान दिया कि जो गुशनहान मेरे लिए अंगूर छिल रही थी, उसके हाथ एक पल के लिए हल्के से ठिठक गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एकदम शांत चेहरे के साथ दूसरा अंगूर मेरे मुंह में डाल दिया। वो बोली, हस्बैंड, मुझे आज दोपहर को कंपनी में एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। तुम घर पर ही रहना और सीधे बच्चे की तरह रहना, ठीक है? उसने मेरे माथे पर एक छोटा सा किस किया और वहां से चली गई। मैंने भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोफे पर लेटे लेटे गेम के अगले लेवल और कहानी के अगले ट्विस्ट के बारे में सोचने लगा। उसी दोपहर जब मैं मजे से अपने फोन में गेम खेल रहा था, तभी गु खानदान के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक बात सी आ गई। पल भर में सैकड़ों मैसेजेस धड़ाधड़ पॉपअप होने लगे। मैंने भी उत्सुकता में आकर ग्रुप चैट खोल लिया। शिनहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जांग हैंग हमारी आंखों के सामने पला बढ़ा है, वो गद्दार कैसे हो सकता है? हाँ शिनहान, तुम किसी बाहरी इंसान की बकवास बातों में आकर अपने ही घर के बंदे पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। सबूत कहाँ है? तुम कह रही हो कि उसने सीक्रेट प्राइस लीक की है, तो उसका कोई सबूत तो दो। मैंने देखा कि गुशनहान के छोटे पापा, ताऊजी और दूर के जितने भी सगे संबंधी थे, सब ग्रुप में उसे टैग कर करके पागलों की तरह सवाल दाग रहे थे। तभी गुशनहान ने बिना कोई बहस किए ग्रुप में एक वीडियो क्लिप सेंड की। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि जांग हेंग बेहद शातिर और चोर नजरों से चारों तरफ देखते हुए एक दूसरे आदमी से मिल रहा था और दबे पांव उसके हाथ में एक सीक्रेट फाइल से भरा लिफाफा थमा रहा था। और भाई, वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि गू कॉर्पोरेट की जानी दुश्मन कंपनी का खुद असली मालिक, सीईओ था। ये वीडियो आते ही ग्रुप में जैसे सांप सूंघ गया। पूरे कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद गुशनहान के दादाजी ने, जो पूरे गु खानदान के सबसे बड्ढे और आखिरी फैसले लेने वाले बुजुर्ग रियर की हड्डी हैं, ग्रुप में एक वॉइस नोट भेजा। उनकी आवाज में गहरा सदमा और भयानक गुस्सा साफ झलक रहा था। शिनहान, ये इतना पक्का और अंदर का सबूत तुम्हारे हाथ लगा कहां से? अब ग्रुप का हर एक मेंबर सांस रोके गुशनहान के जवाब का इंतजार कर रहा था। सच कहूं तो मेरा भी दिमाग चकरा गया था और मैं भी सोच में पड़ी डीडीएच गया था, क्योंकि जो कहानी नॉवेल मैंने पढ़ी थी उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि उसे इतनी जल्दी इस गद्दारी का पता चल जाएगा। तभी मेरी धड़कनें रुक गईं जब मैंने देखा कि गुशनहान ने ग्रुप में टाइप करके भेजा एक छोटी सी लाइन, मेरे हस्बैंड ने कल रात ये सब अपने सपने में देखा था। ये पढ़ते ही पूरे गू खानदान के ग्रुप में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबकी मौत हो गई हो। उसी रात गू खानदान के वो सबसे बड़े बुजुर्ग यानी दादाजी अपने पीछे पूरी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फौज लेकर सीधे हमारी हवेली आ थमके। वो बूढ़े दादाजी मुझे देखते ही इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने लपक कर मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उनकी आंखों में अब अपने घर के जमाई के लिए कोई हिकारत नहीं थी, बल्कि वो मुझे किसी पहुंचे हुए चमत्कारी बाबा या त्रिकालदर्शी महात्मा की तरह देख रहे थे। उनकी आंखें भर आईं और वो गदगद आवाज में बोले, दामाद जी, इस बार आपकी वजह से हमारे कुल का इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। आज के बाद इस कु खानदान और पूरे बिजनेस साम्राज्य में वही होगा जो आप कहेंगे। आपकी बात ही हमारा आखिरी फैसला होगी। मैंने उनके पीछे खड़े गु परिवार के उन बड़े बुजुर्गों और ताऊ चाचाओं को देखा जो कल तक मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते थे और आज मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर सिर झुकाए खड़े थे। भाई, मुझे तो लगा कि मैं कोई होश उड़ाने वाला सपना देख रहा हूँ। अरे ओ दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई हाथ नहीं है, फालतू की अफवाहें मत फैलाओ। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं तो बस एक सीधा साधा मजदूर हूँ जो यहाँ से दुम दबाकर भागने की फिराक में था। अरे दादाजी, ताऊ जी, आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तभी गुशनहान बड़े गर्व से मुस्कुराती हुई आई और उसने बड़े हक से मेरा हाथ थाम लिया। वो बोली, दादाजी ने बिल्कुल सच कहा है, मेरे हस्बैंड कोई आम इंसान थोड़े ही हैं। मैं उसकी तरफ देख रहा था और अंदर ही अंदर रोए जा रहा था। भाई, मुझे साफ दिख रहा था कि आज़ादी का जो सपना मैं देख रहा था, वो अब मुझसे मीलों दूर जा चुका था। मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। ये भविष्य देखने वाली जो करामात, सुपर पावर दूसरों की कहानियों में वरदान होती है, मेरे लिए तो सीधा यमराज का बुलावा बन गई थी। इसने मुझे हमेशा-हमेशा के लिए कुशनहान की इस खतरनाक नाव में बाँध दिया था। अब मैंने सोच लिया कि जब सीधी उँगली से घी नहीं निकल रहा, तो उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगर मैं ताकत से यहाँ से नहीं भाग सकता, तो अब मैं अपनी इज़्ज़त खुद अपने हाथों से नीलाम करूँगा। मैं अपनी इमेज पूरी तरह बर्बाद कर दूँगा। गुशनहान जैसी ऊँचे घराने की पढ़ी लिखी लड्डच की, जिसने बचपन से दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्कार और ऊँचे दर्जे की तालीम, एलीट एजुकेशन ली है, वो अंदर से पक्का एक परफेक्ट लाइफ़स्टाइल चाहने वाली औरत होगी। उसे मेरा ये साफ-सुथरा, शांत और ठोडा शर्मीला सा रूप पसंद है ना? तो ठीक है, अब मैं उसके दिल में बसे इस संस्कारी और शरीफ राजकुमार के भूत को हमेशा के लिए मार दूँगा। मैं खुद को इतना गिरा दूँगा कि वो मुझसे नफ़रत करने लगे, चिढ़ने लगे और आखिरकार तंग आकर खुद मुझे लात मारकर घर से बाहर फेंक दे। भाई, प्लान चालू। रात के खाने के वक़्त टेबल पर दुनिया का सबसे महँगा और आलीशान ऑस्ट्रेलियन वाग्यू बीफ, टॉप क्लास मीट सजा हुआ था। खानसामा, मैनेजर बड़े ही अदब के साथ मेरे सामने कटलरी, शानदार छुरी-काँटे सजा रहा था। मैंने उन चमचमाते हुए काँटों की तरफ देखा और उन्हें पूरी तरह इग्नोर मार दिया। मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर मांस का वो बड़ा-टुकड़ा उठाया, अपने मुँह में ठूँसा और फिर खानसामे के होश उठाते हुए मैंने अपनी गंदी उँगलियों को टेबल क्लॉथ से ही रगड़ कर साफ कर दिया। मैनेजर तो भाई एकदम बुत बनकर खड्डा रह गया, उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन असली तमाशा तो अब भी बाकी था, जब मैंने सीधे गुशनहान की तरफ देखकर नज़रों से नज़रें मिलाईं। लेकिन भाई, पासा ही पलट गया। मेरे और उस मैनेजर के सामने उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने वो मखमली और खूबसूरत हाथ आगे बढ़ाए, मज़े से एक मटन चॉप, छोटा-सा मांस का टुकड़ा उठाया और मेरी ही तरह उसे अपने मुँह से चबाने लगी। वो खा तो बहुत आराम से और तमीज़ से रही थी, लेकिन हाँ, वो खा सीधे हाथ से ही रही थी। हद तो तब हो गई जब उसने बगल में पत्थर बने खटिया मैनेजर की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, ली अंकल, आज के बाद घर में जो भी खाना बने, वो इसी तरह का बनना चाहिए ताकि मेरे हस्बैंड को हाथ से उठाकर खाने में कोई दिक्कत ना हो। भाई, ये सुनते ही मेरे मुंह में जो कबाब था उसका स्वाद ही कटीटी-टिचवा हो गया। पहली प्लानिंग पूरी तरह फ्लॉप। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन मैंने अलमारी के सबसे निचले कोने से अपने वो कपड़े ढेर निकाले जो मैंने कभी छुपा कर रखे थे। एकदम भटकीला और अजीब सा प्रिंटेड हाफ पैंट, बरमूडा और एक ऐसी टी-शर्ट जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, इतना हैंडसम हूं कि सरकार हिल जाए। टी-शर्ट और नीचे पैरों में डाल ली एक घिसी हुई हवाई चप्पल।
मैं इसी हुलिये में उस महल जैसी आलीशान हवेली में छाती चौड़ी करके इधर-उधर घूमने लगा। इतना ही नहीं, मुँह से इंटरनेट का वो सबसे घटिया और मज़ेदार गाना पूरे सुर में गा रहा था। मैं तो सीधा-सा बंदा हूँ, तू क्यों भाव खाती है? मैंने सोचा भई, अब बताओ, ये आवारगी और छपरीपन देखकर तो कोई भी शरीफ लड़ डेट की भाग जाए। अब तो मेरी वो अमीर और क्योटो की सबसे बड्ढी महारानी बीवी मुझे इस मानसिक टॉर्चर से आज़ाद कर ही देगी। तभी गुशनहान सीढ़ियों से नीचे उतरी और मुझे इस हालत में देखकर एक पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसे रुका हुआ देखकर मेरे दिल में लड्डू फूटा, चलो भाई काम बन गया। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, वो धीरे-धीरे मेरे पास आई, उसने बिना किसी चिढ़ के बड्ढे प्यार से मेरी उस मुद्दी-तुद्दी टी-शर्ट की सिलवटों को अपने हाथों से सीधा किया और कॉलर को ठीक करते हुए बोली, "हस्बैंड, तुम इस लुक में कितने क्यूट लग रहे हो।" क्यूट? भाई मैंने शीशे में उस बिखरे हुए बालों वाले, एकदम आवारा और छपरी दिखने वाले खुद को देखा और मुझे अपनी ही आँखों पर शक होने लगा। अरे भाई, इस हुलिये का क्यूट शब्द से दूर-दूर तक क्या लेना-देना। लेकिन मेरे सब्र का बाँध तो तीसरे दिन टूटा जब मैं अपने कपड़ डी-डी के कमरे वॉक इन क्लोज़ेट में गया। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी की पूरी अलमारी वैसी ही भट्ट-कीली टी-शर्ट्स और अजीबो-गरीब हाफ पैंट्स से भरी पड़ी ही थी। यहाँ तक कि जूतों वाले रैक में भी हर रंग की हवाई चप्पलें सजी हुई थीं। हद तो तब हो गई जब उसी रात गुशनहान नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने ठीक वैसी ही टी-शर्ट पहन रखी थी जैसी मेरे बदन पर थी, एकदम सेम टू सेम प्रिंट, और नीचे पैरों में उसने भी डाल रखी थी बिल्कुल वैसी ही हवाई चप्पल। हमारे पास अब कपल्स टी-शर्ट और कपल्स हवाई चप्पल का पूरा सेट था। वो आई और सीधे मेरी छाती से सटकर बैठ गई। उसने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली और बोली, "हस्बैंड, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। तुम मुझे ये सिखाना चाहते हो ना कि असली तमीज़ और रुतबा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सादगी में होता है। तुम मुझे अहंकार छोड़कर अपनी जड्ढों की तरफ लौटने का सबसे बद्धा सबक दे रहे हो।" मैंने उसकी उस टी-शर्ट को देखा जो देखने में तो एकदम आम और मामूली लग रही थी, लेकिन भई, उस पर जो ब्रांड का टैग लगा था ना, उसकी कीमत पूरे 5 अंकों में थी, यानी लाखों की टी-शर्ट। मैं बस अपना सिर पकड़ दिए अचकर रह गया कि भाई, ये औरत किस लेवल की साइको है। टी-शर्ट, वो लाखों की टी-शर्ट पहनकर मुझे सादगी और जड्डों की तरफ लौटने का ज्ञान दे रही थी। भाई मैं तो एकदम सुन्न पट डीच गया। मैंने अब खुद का इलाज करवाना ही छोड़ ही दिया था। इस औरत के दिमाग में मेरे नाम का जो चश्मा चढ़ा हुआ था ना, उसका शीशा भाई किसी किले की दीवार जितना मोटा था। मेरा खुद को बर्बाद करने का प्लान एक ऐसे अजीब मोद्दा पर आकर खत्म हुआ, जहाँ ये सब हम दोनों के बीच का एक रोमांटिक गेम बन गया। अब मैंने सच में पूरी तरह हथियार डाल दिए थे। अब मेरा रोज का बस यही काम था, गार्डन में आराम कुर्सी पर पसरे रहना, धूप सेकना और अपनी इस फटी हुई किस्मत पर विचार करना। चलो, अब दिमाग पर थोड़ा जोर डालता हूँ और कहानी के अगले बढ़े मोद्दा को याद करने की कोशिश करता हूँ। कोई ऐसा ट्विस्ट जो मुझे हमेशा-हमेशा के लिए इस कुखानदान से दूर कर दे और आज़ाद कर दे। लो भाई, अगला ट्विस्ट भी याद आ गया। आज रात शहर में एक बहुत बड़ा चैरिटी ऑक्शन, दान नीलामी, होने वाला है। कुखानदान के वो बूढ़े दादाजी जो एंटीक और पुरानी चीज़ों के दीवाने हैं, वो पूरे 8 करोड़ रुपए लुटाकर किंग राजवंश, चिंग डायनेस्टी का एक पुराना लोटस फ्लावर, कमल के डिज़ाइन वाला फूलदान खरीदेंगे। लेकिन असली मज़ा तो यहाँ है, वो फूलदान पूरी तरह नकली है। उसे आज के ज़माने में ही बनाया गया है और उसे पुराना दिखाने के लिए जिस केमिकल और रंग का इस्तेमाल किया गया है, वो बेहद ज़हरीला है। दादाजी तो उसे अपनी जान से भी प्यारा समझकर दिन-रात अपने सीने से लगाए रखेंगे, हर वक़्त उसे सहलाते रहेंगे। नतीजा ये होगा कि सिर्फ़ 3 दिनों के अंदर वो भयंकर मेटल पॉइज़निंग, धातु के ज़हर का शिकार हो जाएँगे और सीधे आईसीयू में भर्ती कराने पर डीडीहेंगे। ये बात पूरे क्योटो के अमीर घरानों में आग की तरह फैल जाएगी और गू परिवार का सरेआम तमाशा बन जाएगा। पूरे खानदान की थू-थू होगी और गू परिवार की इज़्ज़त सरेआम नीलाम हो जाएगी। अब देखो भाई, अगर मैंने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी, तो गुशनहान तो तुरंत समझ जाएगी और दादाजी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन दादाजी ठहरे एकदम अड्रियल और पुराने ख़यालात के बुज़ुर्ग, वो किसी की बात नहीं मानने वाले। ऐसे में दादाजी और पोती के बीच भयंकर लड़ाई होगी और हो सकता है दोनों का रिश्ता ही टूट जाए। और इस पूरे ड्रामे के बाद अफ़वाहें फैलाने और घर में कलह कराने की सारी गाज़ गिरेगी मुझ पर। दादाजी गुस्से में तमतमाते हुए मुझे सीधे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। भाई साहब, परफेक्ट प्लान! मैं अपनी ही धुन में ये सब सोचकर मन ही मन लड्डू फोड़ डाल रहा था, तभी अचानक एक ठंडे-ठंडे जूस का ग्लास मेरे चेहरे के सामने आया। कुशनहान हाथों में फलों की प्लेट लिए आई और मेरे बगल वाली आराम कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन तभी मैंने ध्यान दिया कि फ्रूट प्लेट पकड़े हुए उसके हाथ हवा में ही थम गए थे। उसके चेहरे की वो मासूमियत पल भर में गायब हो गई और चेहरा एकदम बर्फीला और खौफनाक हो गया। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। भाई गयो साला, इसने फिर से मेरे दिमाग की बात सुन ली क्या? और फिर उसी रात